पे आ गया था। मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम कि आर्मी में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट के लिए जो अभी अभी हाल ही में मोदी सरकार ने इसको अनाउंस किया है और इस पर काफी तीव्र चर्चा दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ से उसके बहुत गुणगान किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और दूसरी ओर काफी सीनियर मंझे हुए हमारे आर्मी के जनरल्स इसकी खिलाफत में आगाह कर रहे हैं मोदी सरकार को। उन आगाह करने वाले आर्मी जनरल्स में जनरल जीडी बख्शी भी हैं, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल साहब नमस्ते, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टुडे ऑन अ वेरी बिजी डे व्हेन यू आर ऑन हाई डिमांड आई कैन सी। तो बताइए सर, आपकी क्या इस अग्निपथ स्कीम के बारे में राय है और आपकी क्या ऑब्जेक्शंस? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी, कल्चर, ट्रेडिशन होती है और वो दस्तूर काफी देर से ट्राई टेस्टेड, कॉन्क्रीटाइज, फॉर्मलाइज होता है। इंडियन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने वर्ल्ड वॉर वन लड़ा है, वर्ल्ड वॉर टू लड़ा है, कई पलटनें हमारी 250-250 साल पुरानी हैं। और उसके बाद लड़ाई के बाद हमने 47, 48 ऑपरेशन, गोवा ऑपरेशन, 62 ऑपरेशन, 65, 71 मेजर वॉर, 71 एंड देन श्रीलंका, देन कारगिल और अब लद्दाख। अब तकरीबन हर लड़ाई सिवाय 62 के हमने जीत के दी है। तो अमेरिकन में एक कहावत है, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। अगर कोई चीज टूटी नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों फिक्स कर रहे हैं आप? अगर कोई प्रॉब्लम है जरूर फिक्स करिए, जरूर फिक्स करिए। बट ये कहना कि साहब ये पेंशन पे, इनकी पे बहुत खर्चा हो रहा है, ये फालतू खर्चा है, ये बेकार के लोग हैं, इसी तो ये ऐसा इंप्रेशन देना कि बड़ा हमको अनअफोर्डेबल लग रहा है कि हम पेंशन दे रहे हैं, हम पे तनख्वाह दे रहे हैं फौज को, और इसलिए तो अपना रेवेन्यू बजट जो कि पे और पेंशन में जाता है उसको घटा के हम लोग कैपिटल बजट खरीदना बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज्यादा हथियार खरीद सकें। जायज है, काफी हद तक जायज है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपके पास अगर पैसे की किल्लत है, इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम अपने देश का बचाव ना करें। अगर हमको प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो मैन पावर को कट डाउन मत करें। मैन पावर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टेबलाइज मत करें। बड़ा क्रूशियल समय है, चीन पाकिस्तान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंटेशन और अक्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग चेंजेस लाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीपिंग चेंज ऑर्गेनाइजेशन टर्ब्यूलेंस पैदा करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम अपनी सरकार को, जो हमारा तजुर्बा है, हमने भी 37 साल सेना में झक नहीं मारी, हमसे भी अगर कुछ इनपुट्स ले लेंगे तो बेहतरी होगी। देश की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। सरकार को मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि जो ओहदेदार हैं मैं उनके पास ये बात पहुंचाऊं, और मेरे को किसी पॉलिटिकल पचड़े में नहीं पड़ना। मैं सिर्फ जिस फौज का नमक हमने 33 साल खाया, जिस देश का नमक खाया, उसके प्रति वफादारी है, इसलिए कह, आलोचना नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। इसको प्लीज उस लाइट में लिया जाए। वी आर ट्राइंग टू हेल्प। मैं कह सकता था कि भाई ये चीफ साहब जो है तीनों ने हाँ कही है, अब ये गली इनके घंटे में है और ये सफर करें, तो ये है, इसको सोचना चाहिए था, या मेरी सोच से नहीं मिलती ये सोच तो। लेकिन अगर कुछ हुआ तो हमारे देश की नाक कटेगी ना, फौज की नाक कटेगी, उसका थोड़ा खतरा है। इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, हम लोग परामर्श दे रहे हैं, इसको प्लीज सुनिए। धूप में हमारे बाल सफेद हो गए। अगर हम कुछ भी हेल्प कर सकते हैं इस डिबेट में, तो मैं समझता हूं मैंने अपने देश के प्रति, अपनी फौज के प्रति अपना
कर्तव्य किया होगा। और अभी जल्दबाजी में मत करिए, डोंट बी इन अ हेस्ट टू destabilizing existing system, create organizational turbulence at a time जबकि भारी खतरे बढ़ रहे हैं। अगर इक्विपमेंट नहीं है, मेरी सीधी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज बजट बढ़ाइए, डिफेंस बजट बढ़ाइए, ताकि वो पैसा आए कि आप इक्विपमेंट ले सकें। कि साहब इक्विपमेंट नहीं है तो हम मैन पावर काट देंगे। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूक्रेन के युद्ध का नजारा हमारी आंखों के सामने। रशिया के पास कोई इक्विपमेंट की कमी है नहीं, ठीक है साहब। उसके पास कमी है तो मैन पावर। अब हमारे देश में हमारे पास अथाह मैन पावर है, सबसे ज्यादा दुनिया में मैन पावर, यंग मैन पावर इस वक्त भारतवर्ष में है। 1.3 से 1.4 बिलियन हमारी आबादी जा रही है। 27 साल, 26-27 साल एवरेज एज है इंडियन की। ये यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। थ्योरेटिकली हम सबसे बड़ी फौज, चीन से भी बड़ी फौज खड़ी कर, लेकिन ग्राउंड पर हमने पिछले 2 साल जीरो भर्ती। हर साल 60,000 लड़के रिटायर हो जाते हैं औसतन, ऑन एन एवरेज। 60 और 60, 1,20,000 हो गया। इस साल भी लड़के रिटायर हुए जा रहे हैं, वो 60,000 और जोड़ लीजिए तो 1,80,000 की तकरीबन कमी इस साल के एंड तक, आधा साल तो हो गया है, इस साल के एंड तक हो जाएगी। हम कितने भर्ती कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम में? 46,000। 1,80,000 की कमी, मतलब आपको पूरा करने में भी 4 साल कम से कम लगेंगे। अब जो हमारी जो बड़ी चिंता है वो ये है कि पहले शॉर्ट सर्विस सपोर्ट कार्डर हुआ करता था ऑफिसर्स। एक मेन कार्डर था, एक सपोर्ट कार्डर। अब आपने कहा है कि पूरी आर्मी सपोर्ट कार्डर बना दी, मतलब कि पूरी आर्मी शॉर्ट सर्विस हो जाएगी। वॉलंटियर तो रहेंगे लेकिन शॉर्ट सर्विस 4 साल के लिए आएंगे। इन 4 सालों में मैं समझता हूं बहुत भारी प्रॉब्लम। प्लीज सुनिए, प्रॉब्लम क्या होगी? 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग, 2 महीने हर साल छुट्टी मिलती है एक जवान को, और 20 से 30 दिन ग्रेजुएट। अगर ये एक 2-2 महीना ही हर साल का लें तो 2 या 6, 6 महीने हो गए। 6 महीने, 6 महीने, 1 साल, 4 साल में से कम हो गया। कोर्स वगैरह भी कराने हैं। कितने समय के लिए ये पलटन को अवेलेबल होगा लड़का? कोई लड़का की पलटन सियाचिन में होगी, दूसरे की पलटन जोधपुर में होगी, दिल्ली में होगी, आगरा में होगी। आप कैसे दोनों को कंपेयर करेंगे? उनकी जो परफॉर्मेंस है 4 साल में, और 4 साल के बाद आप उसको कह रहे हैं कि बगैर पेंशन, बिना कुछ आप बाहर। गुड, आपने पेंशन बिल बचा लिया, बहुत सारा पैसा बचा लिया, दैट्स नाइस, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? व्हाट कॉस्ट टू दी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस? आप केवल कॉस्ट देख, हम केवल ब्यूरोक्रेसी की नजर से इसको देख रहे हैं। इस आप बहुत पैसा लग रहा है पेंशन और पे तो पेंशन सिस्टम ही खत्म कर दो। जो फौजी आए वो मैक्सिमम जो है वो बगैर पेंशन के जाए, हम उनको एब्जॉर्ब करें। तब इस पे भी बड़े सवालिया निशान हैं। जो ग्राउंड का तजुर्बा है, 1971 तक जब हम लोग लड़ रहे थे फौज में, हम थे फौज के अंदर, हमारे लड़कों की सर्विस होती थी 7 साल। 30 साल की उम्र पे, 35 साल की उम्र तक उसको रिटायर कर दिया जाता था कि साहब हमको आर्मी को यंग रख। अब साहब वो जो उसको किसी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी कोई लेने से साफ मना, पुलिस भी लेने से मना कर देती थी, ये बेकार है हमारे किसी काम के नहीं। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, बस वो डंडा पकड़ के खड़े हो जाए, इसके अलावा हम नहीं समझते इनका कोई काम। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप जो है 21 साल, 22 साल की उम्र पे हर साल 35,000 लड़के हम रिलीज कर देंगे इनटू द सिविल साइड आफ्टर मिलिट्री ट्रेनिंग। अगर आप उनको जॉब्स नहीं दे पाए, ठीक है साहब, तो आई एम सॉरी, बहुत भारी खतरा क्रिएट कर। जब पंजाब में प्रॉब्लम हुई थी
हम एक्स सर्विसमैन को जा जाके मना रहे थे कि कहीं एक टेररिस्ट की तरफ ना चला जाए। एज इट इज वो शाहबेग सिंह और ये लोग जाके गोल्डन टेम्पल में उन्होंने क्या नुकसान किया हमारे देश का सब जानते हैं। तो मिलिट्री ट्रेंड मैन पावर को बड़े एहतियात से आपको रिलीज करना चाहिए इनटू द बॉडी पॉलिटिक्स। अब ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि सारे देश में अनुशासन आएगा, ये आएगा, लेकिन एक सेना का प्राइमरी काम भी तो है ना, वो दुश्मनों से लड़ना। वो इफेक्टिवनेस कम करके हम जन कल्याण में लग जाए, बहुत अच्छी बात है। देयर आर वेरी गुड पॉइंट्स टू इट, बट एट व्हाट कॉस्ट? कीमत क्या हम अदा करें? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये ऑर्गेनाइजेशन कामयाब रही है, सक्सेसफुल रही है, और काफी कुछ इनमें जो रिक्वायरमेंट पे माइनर चेंजेस वगैरह हमने किए, ठीक है ना। अब जो चेंज है आप कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड वो शब्दावली अगर आप सही करना चाहें, स्वीपिंग होलसेल चेंजेस। हमारा हमारी हाथ जोड़कर विनती है सरकार से, थोड़ा सा इसको विद कॉशन, मेक हेस्ट स्लोली, ठीक है साहब, मेक हेस्ट बट इसको एहतियात से। पहले टेस्ट पायलट स्कीम होती है नॉर्मली, अगर आपको बड़ा चेंज करना पड़ता है उसको 1-2 साल देख के एग्जामिन किया जाता है और फिर उसको ट्वीक किया जाता है जैसे इसमें जो तजुर्बेकार लोग आपको कहेंगे, ठीक है साहब, वाहवाही करना तो बहुत आसान है और व्यक्तिगत बड़ा फायदा होता है उसमें कि हम वाह वाह कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हर चीज जो सरकार करे। लेकिन अगर मैं वाकई वफादार हूं अपने देश के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, तो मैं जो सत्य है वो बोलूंगा। प्लीज इसको अन्यथा लेना बहुत गलत है। जो कटु सत्य है मैं बता रहा हूँ, और अपने तजुर्बे के बुनियाद पे। हाँ, अब शायद मेरे से कई ज्यादा अच्छे अफसर होंगे, मैं उनको सलाम करता हूँ, जिम्मेवारी उनकी है, आखिरी फैसला उनका है, हम केवल परामर्श देते। लेकिन ये परामर्श किसी बुनियाद। सो यूक्रेन के युद्ध ने हमें दिखाया कि कॉन्स्क्रिप्ट जो आर्मी है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, अब हमको कहा जा रहा है नहीं ये कॉन्स्क्रिप्ट, क्या एग्री, हमारी हमेशा ऑल वॉलंटियर रही है, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है और इतनी गरीब आबादी है कि कोई कमी आपको वॉलंटियर्स की नहीं होगी, चाहे कितनी भी आप कम तनख्वाह दे। अरे वो 14,000 पे नौकरी करने को तैयार है, तो वो 21-22 हजार के लिए क्यों नहीं आए? अब तो आप कह रहे हैं 30-40 हजार बढ़ा देंगे, अब क्यों नहीं आए? लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब एज इट इज ये करियर बड़ा सख्त, लोग आने में कई लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लड़के हमारे बहुत जोश वाले हैं, वो आना चाहते, लेकिन अगर उसको पता चले कि साहब मैं तो 3-4 साल के लिए लिया जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा मेरा मुझे नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्या वो जॉब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? आई वुड प्रेफर टू गो टू सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, क्योंकि मेरी कम से कम एक बार भर्ती हो गई तो मैं जिंदगी 58 साल तक की रिटायरमेंट एज तक के लिए सेटल हो गया। वहां कोई यूथफुल प्रोफाइल की जरूरत नहीं, 58 साल तक लोग सर्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, उनका काम हमारे जैसा जोखिम वाला नहीं। बट क्या आप चाहते हैं कि आपके बेस्ट लड़के फौज छोड़कर फौज में ना आए, जहां मर्जी और वो चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, अच्छा इन सबका अच्छा होगा, गुड, सब ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना है, बट व्हाई डू यू वांट टू डू इट एट द कॉस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्स? ठीक है साहब, अभी तक हमारे आर्म फोर्सेस का रूरल बायस था। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो गांव के लड़के हैं, खासकर इन्फेंट्री, फाइटिंग आर्म्स, आर्मर्ड फोर्स, आर्टिलरी वगैरह वगैरह में, वो बहुत उपयुक्त, वो बहुत टफ है फिजिकली, ठीक है, वो उनका अनुशासन लेवल शहर से कहीं ज्यादा, ठीक है, और वो उसको खोदना पड़े ट्रेंच, उसके हाथ पे चड्डी नहीं पड़ती, आप समझ रहे हैं, वो बारिश में भीग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जमीन पे सो सकता है, चींटी वगैरह काटे, कुछ भी काटे, कोई फर्क नहीं, वो टफ है। हमारी फौज ने इतना अच्छा किया है कि 80% जवान हमारे
अभी जो है गांवों से देहात से आ रहे। अब हम कह रहे हैं कि हम आईटीआई ट्रेन लड़के लेंगे, यस यू नीड देम फॉर टेक्निकल, और खासकर अगर आप ट्रेनिंग पीरियड कम कर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रेनिंग का खर्चा भी बढ़ा रहे हैं। पहले हमारी 9 से 11 लड़के की ट्रेनिंग होती थी, फिर पलटन में जाके और होती थी, फिर जाके और होती थी। तो ये जो है ये तो अब बिल्कुल 6 महीने कर दी गई। अब या पलटन में उसको ट्रेन किया जाएगा या वो लड़ाई करेगा, अपना ऑपरेशनल टास्क करेगा। और 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद जो लड़का आपने ट्रेन किया वो घर चला गया। 4 साल के बाद जो आपने ट्रेन किया वो घर चला गया। ठीक है साहब, अब फिर आपको 4 लड़के और ट्रेन करने पड़ेंगे। जो पहला लड़का था वो 17 साल तक सर्व कर, ठीक है, 7 साल से कलर सर्विस, 17 साल, 10 साल बढ़ाई गई कि वो लड़के बेचारे बगैर बहुत कम पेंशन के साथ जा रहे हैं, जीना मुश्किल, बच्चों की शादी करनी, स्कूल पढ़ाने, ये सब करने। आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया कि भाई यंग प्रोफाइल चाहिए। लेकिन कुछ हमारा भी तो कोई फर्ज है ना उन जवानों के प्रति। थिंक ऑफ कि आपके एक्शन का क्या असर हो रहा है जो जूनियर से जूनियर जवान, प्लीज कुछ सोचिए। फौज में हम लोगों को सिखाया गया था कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं कि उसका जूनियर मोस्ट जवान पे क्या असर होगा, पहले ये सोचो फिर वो फैसला इम्प्लीमेंट करो। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे विचारों के साथ ये चीज शुरू की है और बहुत नेक नियत से शुरू की गई है, लेकिन इतना बड़ा स्वीपिंग रिफॉर्म वो एकदम से नहीं किया जाता। पायलट प्रोजेक्ट करके किया जाता है, उसको चेकआउट करके किया जाता है, क्या इम्प्लीकेशन, क्या टीथिंग प्रॉब्लम, क्या है। मेरा ख्याल सबसे पहले जरूरत है कि आप 4 साल की अवधि को 7 साल करके प्लीज, जैसे पहले कलर सर्विस होती थी 7 साल, एडिक्वेट कि वो सर, लड़का ट्रेन हो जाए, सर वन इंटीग्रेट हो सेकेंड जाए, लड़े। जी, जी, सर, बताइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रूव हाँ, टू बी अ फेलियर। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जो फेल हो चुकी है चीज, शॉर्ट सर्विस हाँ, कमीशन डिड नॉट प्रूव टू बी अ सक्सेस। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने कुछ करना ही है, पेंशन बिल की अगर आपको चिंता है, तो वो तो भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक पेंशन मिलती है, और उनका काम क्या है हम जानते ही हैं। सरकारी अफसरों को, स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, जो इतनी लाइट जॉब्स हैं और जिसमें खूब भरमार पैसा बनाने के साधन भी दे देती है सरकार, वहां पे उनकी पेंशन पे क्यों नहीं आप गाज गिराते? मुझे समझ नहीं आता। आईएएस में करके देखिए ना, ये जो ये कर रहे हैं, फिर आपको सरकार को पता चलेगा। ये जो पेंशन की कहानी है फौज के साथ, तो मुझे लगता है इसको जोड़ना बहुत, कि पेंशन बिल बहुत बढ़ रहा है। बिकॉज अगर जो रिटायर होते हैं सर, जो आप भी कह रहे थे, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं या आर्मी कर्नल्स, जनरल्स तक सिक्योरिटी सर्विसेज चला रहे हैं चौकीदार ट्रेन करने के लिए, why don't they get absorbed, and why doesn't the government find ways to employ them in creative ways? They are one of the biggest assets, from your देखिए jawan to हम, the army या generals, security देखिए इन service चला रहे हैं। देखिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन यूरोप, जो आर्मी के एक्सपीरियंस के, आर्म फोर्सेस के एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, उनको लैटरल एब्जॉर्प्शन होती है इन देयर मिलिट्री इंडस्ट्रीज, थिंक टैंक, कॉर्पोरेट सेक्टर। दे वैल्यू द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग ईथॉस ऑफ द आर्म फोर्सेस। लेकिन हमारे देश में उल्टा है कि साहब जो फौजी है वो सिवाय राइफल पकड़ने या डंडा पकड़ने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता। दैट शोज अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द आर्मी। ठीक है, कब से हम कह रहे हैं हैव अ लॉजिकल मैन पावर सिस्टम इन विच लड़का फौज में ट्रेनिंग करता है। आप 58 साल तक रिक्रूट आपके काम करते हैं सीआरपीएफ वगैरह में, सीआईएसएफ वगैरह में, तो उसके बाद आप उसको वहां कर दीजिए। ऐसा रजिस्ट किया गया है, अभी तक होम मिनिस्टर पे होम मिनिस्टर आए हैं, एक हमारा लड़का लेने में ऐसी आनाकानी करी है। अरे वो, आपको नक्सल से लड़ना है, उससे अच्छा लड़ाई का तजुर्बा किसको है? ही विल हेल्प यू, बहुत फायदे में होगा। लेकिन ये अभी तक एक
रैशनल मैन पावर पॉलिसी नहीं हुई है, क्योंकि टर्फ हर कोई अपना बचा रहा है। साहब मुझे बेस्ट बेस्ट चाहिए, आर्मी जाए भाग में, एयरफोर्स जाए भाग में, आई एम नॉट कंसर्न, मैं अपनी सीएएसएफ देखूंगा, आईटीबीपी, मुझे नहीं चाहिए फौज। अरे कांट वी हैव अ रैशनल एट द नेशनल लेवल? अब मुझे कहा जा रहा है कि ये किया जाएगा, दे विल टेक देम इनटू द आर्मी, इसीलिए हमने आर्मी की एज यंग कर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम फायदा हम देना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को एट द कॉस्ट ऑफ द आर्म फोर्स। ये लड़ाई में आपको महंगा किसी भी। और दूसरा सर अब एक और बात है, सीआईएसएफ जाके चीन से तो नहीं लड़ेगी ना, मतलब टास्क अलग है। The जी most demanding task is fighting a war. The brutal fighting in Ukraine. ये सब देखते हुए भी अगर आप ऐसा करें तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, आई अगेन से कि कोई 7 साल लगते हैं, 8 साल एक लड़के को अच्छी तरह ट्रेन करने के लिए, यूनिट में इंटीग्रेट करने के लिए, यूनिट के ट्रेडिशन, मोटोज, बिहेवियर, कल्चरल इथॉस में इंटीग्रेट करने के लिए 4 साल स्कूल है, ना इधर के ना उधर के, केवल हम पैसा बचाने पे देख रहे हैं। बुक की आप युद्ध नहीं जीत सकते, वॉर इज एक्सपेंसिव। और अगर आपको युद्ध लड़ना है, आई एम सॉरी इफ यू फेल टू पे द प्राइस, इफ द कंट्री वांट्स टू पिंच पेनीज इन द बैटलफील्ड, यू कुड लूज, यू मे नॉट एग्जिस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जो भी आपको आपके वेटरन्स बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहे, दे आर स्पीकिंग कि हम अपना जो है करेक्ट सही इनपुट दें ताकि आप सही फैसला ले सकें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू जनरल बख्शी। ये बहुत अफसोस की बात है कि जनरल बख्शी जैसे अनुभवी जनरल्स की भी बात नहीं सुनी जा रही और इनको पहले से ही कंसल्ट नहीं किया गया। ये सही है कि आर्मी को मेंटेन करना बहुत पैसे लगते हैं उसमें, पर वॉर में डिफीट इज फार मोर एक्सपेंसिव। और हम भारत देश जितना इनसिक्योर है, चारों तरफ हमारे दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं। एक भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो शांति वाला बॉर्डर हो हमारा। चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ बांग्लादेश, वहां से भी सिक्योरिटी रिस्क हैं। अब तो मालदीव्स भी उठ के खड़ा हो जाता है आए दिन हमारे साथ, आंख में आंख मिला के हमें भाषण देने के लिए। इस सवाल पर भी आपने देखा जो अभी चल रहा है नुपुर शर्मा वाला, उस पे मालदीव्स के भी पॉलिटिशियंस ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। तो एक भी हमारा बॉर्डर सेफ नहीं है। और साथ साथ अंदरूनी जितना गृह युद्ध चल रहा है, इसमें भी हर वक्त आर्मी ही काम आती है। सिर्फ बाहर नहीं, देश के अंदर की इंसर्जेंसी के लिए भी बार बार आर्मी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में आर्मी की क्षमता को कॉम्प्रोमाइज करना, आई थिंक इससे मूर्खता की कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। इतना आप फ्री बांट रहे हैं, राशन फ्री, फला फ्री, ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, कोई भी चीज नहीं है जो आप, जो लाभार्थियों की लिस्ट है, मकान फ्री, ये लाभार्थियों की लिस्ट भी तो कम कीजिए। सारे देश को भिखमंगा बना के रख दिया है सारी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने मिलके। तो कृपया उधर ध्यान दीजिए, वहां खर्चे की कटौती कीजिए। आर्मी के साथ छेड़खानी करना बहुत ही घातक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, जय भारत।